नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, एनटीए नेट की परीक्षा 13 नवंबर को हो चुकी है और मॉर्निंग इवनिंग दो शिफ्ट में आप सभी का पेपर हुआ है हिंदी का। तो आज यहाँ मैं पूरा आप लोगों के लिए सॉल्व पेपर तो नहीं लेकर के आई हूँ, आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। बट मेन चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आप अपनी संभावित मेरिट बताइएगा। तो आप सभी को पता है, जब तक कि पेपर को अच्छे से पढ़ ना लिया जाए हम संभावित मेरिट नहीं बता सकते। ऐसे तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो एग्ज़ाम पेपर उन्होंने, शायद मैं नहीं कह सकती हूँ, श्योर नहीं हूँ, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, देखा हो या ना देखा हो, लेकिन वो लोग अपनी संभावित मेरिट बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों पेपरों को बहुत बारीकी से पढ़ा है, उसका आकलन किया है और उसमें देखा है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जो पेपर का पैटर्न है वो बदल गया हो। लेकिन ऐसा नहीं था, पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी जैसे कि दो हमारे यहाँ गद्यांश करने के लिए आए थे, इस बार भी ऐसा ही है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में ही है, इस तरह के आए थे गद्यांश करने के लिए। तो पैटर्न तो सेम है, जो लास्ट टाइम आए थे उसी तरह के प्रश्न यहाँ भी आए हैं, देखने के लिए मिले हैं। और जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पाश्चात्य से सॉरी काव्य शास्त्र से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। थर्ड यूनिट से तो ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछने का मैंने पहले भी कहा है, तरीका बदल जाता है। जब 100 प्रश्न को 10 यूनिट से लेना है तो किस तरह से प्रश्न को किस तरह से रखा जाएगा या कैसा यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। एनटीए ने बहुत सोच समझ करके प्रश्न पत्र को बनाया है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड पेपर बनाया हुआ है। और मैंने दोनों प्रश्नों को देखा है, दोनों प्रश्न पत्रों को, इवनिंग मॉर्निंग, तो बहुत अच्छे से उसको देख करके मुझे ये चीज़ समझ में आई। काव्य शास्त्र की अगर आप बात करते हैं तो काव्य का गद्यांश दिया हुआ है जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जब काव्य शास्त्र से संबंधित एक गद्यांश वहाँ रख दिया गया है जिसमें रस अलंकार से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है, तो अलग से उन्होंने वहाँ पर प्रश्न नहीं लगाए, बल्कि पाश्चात्य से 3 प्रश्नों को उन्होंने रखा है। पाश्चात्य के 3 प्रश्न लिए गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी, और इवनिंग शिफ्ट में भी 3 प्रश्न पाश्चात्य से पूछे गए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें मैंने जहाँ तक देखा है एक प्रश्न रस के संबंध में भी पूछा गया है। फिर भी आप सभी की संतुष्टि के लिए चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। साधारण प्रश्नों की संख्या थी 40, जो कि 80 अंकों की बनती है। साधारण प्रश्न किस प्रकार के थे, जिसमें नहीं वाले प्रश्न भी थे, हैं वाले प्रश्न भी थे। नहीं और हैं मतलब कौन से रचनाकार इसके नहीं है, इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कथन भी शामिल हैं। तो 40 प्रश्न हमारे जो कि 80 अंक के हैं साधारण प्रश्न थे। कूट वाले प्रश्न जो कि अधिक परेशान करते हैं, जिनमें 2 विकल्प दिए हुए हमें विकल्प चुनने होते हैं 4 विकल्पों में से, जिसमें हमें उत्तर देना होता है कि कथन में ए या बी सही है, या फिर जो भी प्रश्न वो पूछते हैं उसमें कौन सा विकल्प सही है, 1 2 या 3 या 4, इस तरह से प्रश्न ये आता है। और ये प्रश्नों की संख्या 25 रही है, यानी कुल मिलाकर के 50 अंक के ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब एक प्रश्न जो आते हैं हमारे, वो होते हैं सुमेलित करने के लिए, यानी मिलान करने के लिए, जो कि थोड़ा आसान हो जाता है प्रश्न। ये 20 अंक के बनते हैं। सुमेलित करने वाले इसलिए आसान हो जाते हैं अगर आपको किन्हीं 2 रचना या रचनाकारों के नाम याद हैं, या 2 किसी भी पात्र के नाम आपको याद आ जाते हैं, उनकी विशेषता आपको याद आ जाती है, तो आप इनको आसानी से मिला सकते हैं। 20 अंक के ये प्रश्न थे, यानी संख्या में ये 10 प्रश्न आए थे। और इसी तरह 4th नंबर पर अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम, ये एक साथ सारे प्रश्न नहीं दिए होते, ये अलग अलग मिक्स होके आते हैं कि साधारण प्रश्नों को बीच बीच में डाल दिया जाता है, कूट बीच बीच में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सीक्वेंस में 40 क्वेश्चन ये, 25 क्वेश्चन ये, इस तरह से नहीं होते हैं। अनुक्रम यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार, कालक्रम के अनुसार दे दिए जाते हैं, ये भी थोड़ा परेशान करते हैं। कूट वाले प्रश्न और इन वाले प्रश्नों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये 10 प्रश्न होते हैं संख्या में, इनके अंक भी 20 होते हैं। स्थापना और तर्क के प्रश्नों की, जो कि पहले अधिक आया करते थे, 10 प्रश्न के लगभग आते थे, लेकिन अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ। वो पैटर्न और जो इस बार 13 नवंबर को पेपर हुआ है उसका पैटर्न सेम है, यानी अब हम इस पैटर्न पर ही काम करेंगे।
ये एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं हो सकता या नहीं होगा। आई होप सो कि जो लास्ट टाइम पेपर जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया था, उसी तरह से इस वाले परीक्षा में भी इन्होंने यहाँ पर पेपर को डिवाइड किया है कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से। तो स्थापना और तर्क के यहाँ पर इन्होंने 5 प्रश्न लिए हैं जिनके अंक रखे हैं 10। अगला जो अनुच्छेद है, मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ एक अनुच्छेद आता था 10 नंबरों का, यानी 10 अंकों का 5 प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन अब 2 अनुच्छेद होते हैं, 2 अवतरण हमको पढ़ने होते हैं, गद्यांश हो या काव्य हो, उसको यहाँ पर दे दिया जाता है और यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके अंक होते हैं 20। अगर हम इनको ध्यानपूर्वक कर लेते हैं तो ये प्रश्न आसानी से हमारी जेब में पहुँच सकते हैं। तो गाइज़ ये तो रही हमारी पेपरों के या पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनके स्तर की बात कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए अब बता देती हूँ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि मेरिट हाई रहेगी या लो, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के हिसाब से कैसी मेरिट बन सकती है। एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ। एग्ज़ाम बहुत अधिक भारी या हल्का नहीं कह सकते हैं, एवरेज में रहा है। पेपर एवरेज था, बहुत हार्ड नहीं था और बहुत हल्का नहीं था, एवरेज पेपर था। मेरिट हाई बहुत नहीं जाएगी, लो बहुत नहीं जाएगी, मेरिट भी एवरेज ही रहेगी। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर डिवाइड की है, आप ध्यान से देखिएगा। जो यूआर है यानी जनरल कैटेगरी है, उसकी जो जेआरएफ की मेरिट जाने वाली है वो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 62% से 67% तक, यानी 62% से 67% के बीच रहेगी, 55 से 60% के बीच रह सकती है। क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो मेरिट थी वो बहुत हाई गई थी। कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है नेट का क्योंकि अधिकतर बच्चे एमए करने के बाद, एमए करने के साथ साथ इस लाइन में लग जाते हैं, तैयारी करने लगते हैं। और आप सभी से बता देती हूँ, आयोग की जो वैकेंसीज़ निकली हैं टीजीटी पीजीटी की, उसकी तैयारी ज़रूर करिएगा। सिर्फ नेट के पीछे हमें नहीं भागना है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी दिसंबर परीक्षा जो 2019 में हुई है, उसमें 67% थी। जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी, कट ऑफ हुई थी, यहाँ पर भी 62 से 67 के बीच रहेगी। उम्मीद रखिएगा जिनके भी परसेंटेज इतने तक है, 55 से 60 के बीच नेट आपका क्लियर हो जाएगा। EWS जो 59 से 64 रहने वाला है, यानी जनरल कैटेगरी का जिनका EWS में भरा हुआ है, फॉर्म फिल किया था उन्होंने, तो उनकी 59 से 64 के बीच जेआरएफ होने की संभावना है। 52 से 57 के बीच में उनका नेट भी क्लियर हो सकता है। ओबीसी की जो मेरिट जाने वाली है यहाँ पर, वो देखिएगा जनरल से बहुत ज़्यादा लो तो होती नहीं है, 61 से 66 के बीच में आप देखिएगा ये मेरिट जा सकती है ओबीसी की। 51 to 56 के बीच में यहाँ नेट क्लियर हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एससी में 56 to 61 यहाँ पर जाएगी आपकी मेरिट जेआरएफ की। 47 to 52 के बीच में हमारी यहाँ मेरिट रहने वाली है जो हमारा नेट है उसकी। एसटी की 55 से 60 के बीच में नेट हो जाएगा एसटी कैटेगरी का। 46 से 51 के बीच में यहाँ पर नेट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जो लगा मैंने अपने हिसाब से ये संभावित मेरिट यहाँ पर दी है। जल्दी ही यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और जल्दी ही अब वीडियोस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हैं वो तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। टीजीटी पीजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।